चलिए, हमारे चैप्टर का जो नाम है अभी फिलहाल हम लोग इसको बोल रहे हैं शॉर्टकट में क्या, फॉरेक्स। क्या होता है फॉरेक्स वो सुनिए। फॉरेक्स एक मार्केट है। मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं बॉस, एक होता है बायर, तो एक कौन होता है। अब बायर और सेलर दो प्लेयर्स हैं, कोई ना कोई चीज तो मार्केट में बिक रही होगी ना। जो चीज बिक रही है उसे हम इंग्लिश में बोलने जा रहे हैं क्या। अब ये मार्केट किस चीज की है प्लीज ध्यान दीजिए। क्या मैंने इससे पहले लिखा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो क्या चीज खरीदी बेची जाती है, सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अच्छा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये तो किस चीज की मार्केट है, फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में जो चीज खरीदी और बेची जाती है वो है करेंसी। करेंसी को खरीदना और बेचा जहां जा रहा हो उसे बोलते हैं कौन सी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। अब जरा पहले थोड़ा सा मुझे बताएंगे करेंसी किस किस देश की कौन कौन सी है। हमारे इंडिया की करेंसी बता दीजिए जस्ट। इंडियन रुपीस, क्योंकि रुपी तो और देशों की भी है, इंडियन रुपी बोले, आईएनआर बोल सकते हैं, साइन ये हो गया। अब इसका सिंबल कह सकते हैं हम। यूएसए की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, वेरी गुड, यूएस डॉलर। कनाडा की करेंसी क्या है, वेरी गुड, कैनेडियन डॉलर, सीएडी बोल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सिंगापुर की करेंसी, सिंगापुर डॉलर, एसजीडी बोलेंगे। हांगकांग की करेंसी, हांगकांग डॉलर। बड़ी जल्दी बताया, हांगकांग घूमने गए हो भाई। अच्छा, ये तो ठीक है, पर एक यूएसए जो है ना, ये जो करेंसी कौन सी, यूएसडी, क्या कहते हैं, ये वाला जो डॉलर है, ये बहुत ज्यादा ट्रेडेबल करेंसी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो इसकी करेंसी भी ज्यादा क्या है, ट्रेडेबल है। दो करेंसीज और भी बहुत ट्रेडेबल करेंसीज हैं, वो कौन सी हैं, एक है यूरो, यूरोप की करेंसी, और एक हमारी सबसे फेवरेट पाउंड। इसके दो नाम और भी हैं, जीबीपी बोल सकते हो, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और इसे क्या भी बोल सकते हैं हम, स्टर्लिंग। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको ऐसे बना देती हूँ, बनता है ऐसे, ठीक है। ये आपका यूरो, ये आपका पाउंड, ये आपका डॉलर, ये तीन करेंसीज बॉस मैक्सिमम ट्रेडेबल करेंसी है। अच्छा, ये क्या हमारे हमारे वर्ल्ड क्या कहते हैं, वर्ल्ड में सिर्फ यही 4-5-6 कंट्रीज हैं या और भी कंट्रीज हैं, तो 250 के आसपास की कंट्रीज हैं, तो उतनी तो करेंसीज होंगी ना। तो क्या आपको सारी करेंसीज याद रखने की जरूरत है, नहीं। लेकिन एक और करेंसी भी याद कर लीजिए, जापान की करेंसी होती है येन। इसके अलावा जो भी करेंसी वो डिस्कस करेगा उसकी वो कंट्री का नाम वो बताएगा। अच्छा, अब ये सब करेंसीज को लेके क्या बात करनी है, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं, उन्हें करना शुरू करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्या रीड करना सिखा रही हूं, हम इसे ऐसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट का हम आपको अरिथमेटिक सिखा रहे हैं बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं अभी कौन सी मार्केट की बात कर रही हूं, फॉरेक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरेक्स मार्केट में ये एक्सचेंज रेट कोटेशन दे रखा है, देखिए जरा प्लीज। कोटेशन दो प्रकार के दिए जा सकते हैं, एक कोटेशन होता है डायरेक्ट कोट। क्या मतलब सुनिएगा जरा, ₹50 पर क्या, पहले तो एक चीज मुझे पूछनी है, यहाँ पे क्या चीज खरीदने बेचने की बात हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया फॉरेक्स मार्केट में कोई जो चीज को खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमोडिटी, और कमोडिटी इस केस में क्या है, करेंसी। तो बताइए, हम यहाँ पे करेंसी खरीदने बेचने की बात हो रही है। ये जो पर के बाद करेंसी लिखी है ना मैंने, पर के बाद, जिसे मैंने किस में एक्सप्रेस किया है, इस वाली करेंसी को बोलेंगे कौन सी वाली करेंसी। डॉलर को खरीदने और बेचने का रेट क्या है, और मजे की बात यह है कि जिस चीज को खरीद रहे हो वो भी करेंसी है, और उसका जो दाम दे रहे हो, दाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो भी एक क्या है। ये सबसे खास बात है, फॉरेक्स मार्केट में जो चीज खरीदी जा रही है बेची जा रही है वो भी करेंसी है, उसका दाम भी किस में दिया जा रहा है, करेंसी में, ठीक है। आगे सुनिए जरा, ये जो एक्सचेंज रेट दे रखा है इसमें भूलिएगा मत कभी भी, जो करेंसी किस फॉर्म में दे रखी होती है, वन, वो क्या होती है, उसी को खरीदने बेचने की बात हो रही है, और ये उसका दाम है। कोई दिक्कत, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एवरीबॉडी, यूनिटरी मेथड, 50 रुपए में $1 मिल रहा है, तो ₹1 इज इक्वल टू
यूनिटरी मेथड, इतने पे इतना तो इतने पे कितना कितना आ रहा है, निकालेंगे, बताएंगे। 0.02, 1 रुपी इज इक्वल टू $0.02। अब मैं इसको एक्सचेंज रेट की फॉर्मेट में जाहिर करना चाहती हूँ, जरा बताएंगे कैसे जाहिर करूंगी, देखना जरा। मैंने आपसे कहा था ये स्लैश के बाद जो करेंसी लिखी है जिसे किसमें एक्सप्रेस किया गया है वो क्या होती है। अब अगर यहाँ पे आप रीड करें, मेघाली जरा रीड करो, 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर, 0. तो अगर मैं इसको जाहिर करूंगी तो ऐसे ही करूंगी ना, $0.02 पर। अब कॉमोडिटी क्या है, डॉलर या रुपी, ये कॉमोडिटी हो गया, और ये उसका क्या है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, ये कोटेशन आपने उल्टी कर दी ना, इसे बोलेंगे कौन सी कोटेशन। बस इतनी सी बात नहीं बतानी है, इसके बारे में एक और चीज बतानी है। जो करेंसी, सुनिएगा, जो करेंसी किसी कोटेशन में, कोटेशन क्यों है, क्योंकि दाम दे रहे ना, $1 खरीदने का दाम, ₹1 खरीदने बेचने का दाम, ये खरीदने का दाम भी और ये बेचने, लेकिन किसको, और यहां पे कोई दिक्कत। अच्छा, जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होती है, सब लोग एक साथ बोलिए, जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होती है, प्राइस का। वो करेंसी जिस देश की, किस देश की करेंसी है ये, तो इंडिया के लिए ये कोटेशन क्या कोटेशन मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेघाली, इस वाली कोटेशन में प्राइस का रोल कौन सी करेंसी प्ले कर रही है, प्ले, डॉलर किस देश की करेंसी है इस वक्त, तो यूएसए के लिए ये कोटेशन क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट, यूएसए के लिए डायरेक्ट है, और दूसरे वाले देश के लिए ये एक्सचेंज रेट क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट। तो अगर ये वाली कोटेशन हमारे भारतवर्ष के लिए डायरेक्ट है तो दूसरे देश के लिए ये वाले एक्सचेंज रेट अगर डायरेक्ट है कौन से देश के लिए, तो इंडिया के लिए। अच्छा, एक और बात, इंडिया के लिए इस एक्सचेंज रेट को आपने क्या बोला है, क्यों, मैंने अभी क्या रूल सिखा दिया, क्या रटवा दिया आपको, मैंने तो ये रटवा दिया कि जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही हो, वो करेंसी जिस देश की होती है उस देश के लिए ये कोटेशन क्या है। भाई सही तो है ना, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति की जेब में कौन सी करेंसी भरी होती है, तो क्या वो रुपया खरीदने जाएगा कभी या दूसरी करेंसी खरीदने जाएगा। तो बैंक के पास जाके जब कोटेशन मांगोगे तो आप कभी भी रुपया खरीदने की बात तो नहीं करोगे ना, आप तो दूसरी करेंसी खरीदने की बात करोगे। तो हमारे भारतवर्ष में कोटेशन ऐसी ही दी जाएगी ना, रुपया पर क्या, समझ आई बात, रुपीस पर डॉलर, उल्टा तो नहीं दिया जाएगा ना। हम कभी ये तो नहीं बोलेंगे ना इंडिया के अंदर कि इतने डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी, हम रुपी खरीदने जाएंगे दूसरी करेंसी। तो हमारा खुद की करेंसी किस चीज का रोल प्ले करनी चाहिए, ऐसे दूसरे देश के लिए भी है। अगर आपको समझ आया तो मेरे को दोबारा समझाइए। ऐसे लिख रही हूं आर्बिट्री, ठीक है, 20 येन पर डॉलर ऐसे लिख दिया मैंने। बताइए इसमें कॉमोडिटी कौन सी है और प्राइस का रोल, और जो करेंसी प्राइस का रोल प्ले करती है उस जो देश की करेंसी होती है उस देश के लिए कोटेशन क्या होगी। तो ये किस देश के लिए डायरेक्ट कोट है, जापान के लिए कौन सा कोटेशन हो गया, डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिकली इट इंप्लाइज कि ये यूएसए के लिए क्या हो गया। अच्छा, अभी आपको मैंने डायरेक्ट से क्या बनाना भी सिखाया, कैसे सिखाया था, 50 रुपया इज इक्वल टू $1, सो 1 रुपया इज इक्वल टू, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, क्या मैं इससे एक रूल बना सकती हूं, देखिएगा क्या रूल बना सकती हूं। क्या मैं लिख सकती हूँ कि अगर मुझे किसी कोटेशन को उल्ट, देखो एक और चीज, हर कोटेशन किसी देश के लिए डायरेक्ट है तो किसी देश के लिए, और ये वाली कोटेशन किसी देश के लिए डायरेक्ट है तो किसी देश के लिए, ठीक है ना। अच्छा, क्या मेरे को किसी कोटेशन का उल्टा करना हो, मतलब क्या निकालना हो, तो एक सिंपल रूल क्या ये बन सकता है, 1 अपॉन क्या, मतलब उल्टा करना हो तो अभी तो किया ना, जैसे 50 रुपया इज इक्वल टू $1, तो अगर डॉलर पर रुपी करना हो, डॉलर, तो कैसे किया आपने, 1 अपॉन क्या कर दिया, सही है मेघाली, सिंपल सी बात। इन सब चीजों का कोई यूज नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। ये मैं जितनी बातें बता रही हूं किसी भी ऑथर की बुक पढ़ोगे तो वो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, सिंपल बातें हैं, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यूज में तुम्हारा वहां से शुरू होगा जब मैं आपको बताऊंगी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट क्यों करते हैं। लेकिन तब तक ये छुटमुट बातों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ना डायरेक्ट से मतलब है ना हमें किससे मतलब है,
हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक कोटेशन चाहिए होगी कि भैया इतनी करेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब इतनी करेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। और एक और बात, अब आप भूल जाइए आप भारतवर्ष में रहते हैं, बार बार इंडिया इंडिया मत बोलना। क्यों मैंने ऐसे बोला वो सुनिए। जो भी कोटेशन आपको दे रखा होगा, जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होगी, उस देश के लिए कौन सी कोटेशन क्या है, इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट है। जो करेंसी प्राइस का रोल प्ले कर रही होती है उसे हम कौन सी करेंसी भी बोलते हैं। भाई हमारे देश के लिए डायरेक्ट कोट है, तो हमारी खुद की करेंसी कौन सी है, तो दूसरी करेंसी जो हम खरीदने बेचने की बात करें उसे कौन सी करेंसी बोलेंगे। होम करेंसी को बच्चों कई बार क्या भी बोलते हैं, डोमेस्टिक करेंसी। मैं भी सब लिखवा रही हूं आपको, होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। ये जो मैंने बात बोली है मेरे को यहाँ पे दोबारा दिखानी है। देखिए जरा, ये देखिएगा, मैंने येन 20 पर डॉलर लिखा, रुपया नहीं है ना। तो अब इसमें बताइए होम करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी कौन सी है। और एक और चीज, डायरेक्ट कोट ये किस देश का है, पहले बताइए प्राइस का रोल कौन प्ले कर रहा है, येन कौन से देश को है, जापान। तो इसका मतलब आपका ये जापान के लिए कौन सा कोटेशन होगा, जिस देश का ये डायरेक्ट कोटेशन है उस देश की करेंसी जो प्राइस का रोल प्ले कर रही है वो कौन सी करेंसी कहलाई जाएगी, होम करेंसी या कौन सी करेंसी, डोमेस्टिक। कोई दिक्कत? अच्छा, और जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही है, कॉमोडिटी। वेरी गुड। जिस कौन सा रोल प्ले कर रही है, जिसे खरीदने बेचने की बात हो रही है वो करेंसी क्या कहलाई जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये भी बात समझ आ गई। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोटेशन दो प्रकार के होते हैं। अभी तो बताया था कोटेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड क्या, नो। इसके अलावा भी एक्सप्रेस करने के तरीके हैं कोटेशन को दो पार्ट्स में। किस चीज की कोटेशन की बात हो रही है, एक्सचेंज तो बोलेंगे ही ना बॉस, क्योंकि एक करेंसी देके दूसरी करेंसी खरीदने, दोनों ही करेंसी है, कॉमोडिटी भी क्या है करेंसी और दाम भी क्या है करेंसी। कोटेशन वन वे कोट भी हो सकता है और एक क्या भी हो सकता है, मतलब क्या, वो सुनिए जरा। जब मैं ये लिखती हूं 50 रुपया पर क्या, तो डॉलर को खरीदने का रेट भी यही है और डॉलर को, लेकिन ये अगर मैं लिखूं 50 रुपया 55 रुपया पर क्या, तो ये जो डॉलर को खरीदने का रेट है ये, और ये डॉलर को, यहां पे कोटेशन दो हो गई हैं, खरीदने का रेट अलग और बेचने का रेट, समझ आया। ये भी खास बात नहीं, खास बात ये है कि ये करेंसी खरीदी बेची किसके साथ जाती है। क्या मैं तुमसे करेंसी खरीद सकती हूँ, तुमसे खरीद सकती हूँ, या तुम्हें अपनी करेंसी बेच सकती हूँ, आंसर इज नो। करेंसी की डीलिंग अगर आपको करनी है तो आप बैंक जाइए या बैंक के द्वारा किया गया ऑथराइज डीलर या एजेंट के पास जाइए। आप किसके पास जाएंगे करेंसी खरीदने के लिए, अगर आपके पास दूसरे देश की स्पेयर करेंसी रखी है और आपको वापस करनी है तो भी आप किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। इसका मतलब बैंक के साथ ही आप करेंसी बाय भी कर सकते हो। और ये समझ आई बात। अब ये कोटेशन आपको दे कौन रहा है, क्या तुम मुझे कोटेशन दे रहे हो, बैंक दे रहा है। तो भाई साहब ये खरीदने बेचने का रेट बैंक के एंगल से, आपके एंगल से नहीं है। व्हाट डिड आई से, ये खरीदने का रेट $1 कितने पे खरीदा जाता है, ये आपका नहीं है कि आप $1.50 में खरीदते हैं। नो, बैंक कह रहा है कि हम $1 कितने में खरीदेंगे, हम $1 कितने पे बेचेंगे। तो इसका क्या मतलब, ये हमारे लिए कैसे, क्या समझाना चाह रही हूं मैं टू वे कोड पे ध्यान देने जा रही हूँ, वन पे नहीं देने जा रही, क्योंकि वन में तो यही खरीदने का रेट भी और यही, दोबारा लिखती हूं मैं इसी चीज को, ठीक है। ₹50 55 पर क्या लिखा, ये डॉलर को खरीदने का रेट है और ये डॉलर को, आपका रेट नहीं है बॉस, ये किसके एंगल से है। अब फलाना मिस्टर ए है कोई, उन्हें $20 खरीदने हैं तो वो किसके पास जाएंगे, उन्हें डॉलर खरीदने हैं तो बैंक डॉलर बेचेगा। और बैंक डॉलर कितने पे बेचता है, देखो जरा, ये रेट रेलिवेंट नहीं होगा। रेट कौन सा रेलिवेंट होगा, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डील में बैंक क्या कर रहा है उसको ध्यान में रख के ये एक्सचेंज रेट रीड किए जाते हैं। इट्स अ बाइंग रेट एंड अ सेलिंग रेट फ्रॉम द एंगल ऑफ, ओके।
इसे बाइंग रेट के साथ जगह हम कई बार कौन सा रेट भी बोलते हैं, और सेलिंग रेट को हम बोलते हैं कौन सा रेट, आस्क रेट। और ये आपकी कॉमोडिटी है और ये आपका रेट है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जितना मैंने अभी बताया है उसको मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, उसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बड़ी बड़ी कहानियां समझने के लिए। लिखिए इसको जरा, मैं लिखवाती हूँ। फॉरेक्स मार्केट में there are two players, one is buyer and another person is क्या, seller। बायर एंड सेलर। जिस चीज को ये बाय सेल कर रहे हैं वो क्या है, कॉमोडिटी। यहां पे कॉमोडिटी क्या चीज है, करेंसी। अगर मैं एक्सचेंज रेट ऐसे कोट करूं, एक्सचेंज रेट, क्योंकि करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हो आप लोग, ₹50 पर क्या लिखूं, डॉलर। तो ये जो करेंसी किस चीज में एक्सप्रेस हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस चीज में एक्सप्रेस हुई है, 1 यूनिट में एक्सप्रेस हुई है। वो करेंसी कौन सा रोल प्ले कर रही होती है, और ये जो है ये क्या है, उसका प्राइस। जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होती है, प्राइस का। वो जिस कंट्री को बिलोंग करती है उस कंट्री के लिए कौन सा कोटेशन बन जाता है। जैसे प्राइस का रोल कौन प्ले कर रहा है, रुपीस प्ले कर रहा है। रुपीस कौन से देश की करेंसी है, इंडिया के लिए, तो ये इंडिया के लिए कौन सा कोटेशन माना जाएगा, डायरेक्ट कोट। तो ऑटोमेटिकली इट इंप्लाइज क्या, it implies it is an indirect quote for US। लिख लिया? इसके बाद लिखिए जरा, मैंने आपको पहला रूल बताया कि अगर आपको कोटेशन को उल्टा करना है, इनडायरेक्ट कोट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन क्या कर देंगे। लेकिन ये रूल सिर्फ अप्लाई होगा 1 वे कोट पे, 2 वे कोट्स पे नहीं। अभी मैंने 2 वे कोट को लेके बात नहीं करी है। ठीक है, इसमें मैंने फॉरेन करेंसी की बात करी थी, फॉरेन एंड कौन सी, डोमेस्टिक करेंसी, उसके बारे में लिखवा रही हूं। लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए जरा, ₹50 पर डॉलर है ना। कौन सी करेंसी होम करेंसी कहलाई जाएगी और कौन सी फॉरेन करेंसी कहलाई जाएगी, पहले फॉरेन करेंसी बताइए। जिस करेंसी को खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं वो कौन सी करेंसी बन जाती है, फॉरेन करेंसी। अपनी करेंसी थोड़ी खरीदेंगे। फॉरेन करेंसी मींस करेंसी which plays the role of commodity। और डोमेस्टिक करेंसी क्या कहलाई जाएगी, कौन सी वाली, करेंसी plays the role of price। An indirect quote
is the reciprocal of the direct quote and vice versa. इसके बाद मैंने आपको बताया टू वे कोट के बारे में, इसको लिख लीजिए, उसके बारे में लिखवा देती हूं। ये एक्सचेंज रेट किसके एंगल से दे रखे होते हैं, हमारे एंगल से या बैंक के एंगल से? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात समझना, ठीक है। हटा दो इस पेज को, लिखिए जरा। इसके बाद एक्सचेंज रेट कोटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वन वे कोट और एक होता है क्या, टू वे कोट। एग्जाम्पल, ₹50-55 पर डॉलर, ये तो आपकी कॉमोडिटी हुई। ये बिड रेट है एंड ये कौन सा रेट है, बिड रेट मतलब कौन सा वाला रेट बच्चों, बाइंग रेट। एंड ये कौन सा रेट हुआ, किस चीज को खरीदने बेचने का रेट है, ये डॉलर्स को। लिख लिया। अभी मैंने आपको कोटेशन को उल्टा करना सिखाया था, रेसिप्रोकल करके, मतलब डायरेक्ट को किसमें, इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट को क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और देखना जरा। पहले मैं रटवाऊंगी और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले रटवाऊंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। क्या मुझे सुन रहे हैं आप लोग, ₹50-55 पर डॉलर को मुझे उल्टा करना है, मतलब मुझे डॉलर को तो बनाना है प्राइस और कॉमोडिटी किसको बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी वो सुनिएगा। इसको यहां लिखूंगी, इसको यहां लिखूंगी 1 अपॉन करके, 1/55 और यहां पे 1 और अपना कैलकुलेटर में 1/55 निकाल लेंगे आप लोग, और 1/50 मत निकालो, मत निकालो, जरूरत नहीं है। ये समझ आई बात? ये मैंने आपको रटवा दिया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, एक बार में समझ के भूल जाएंगे आप, फिर इसको रटे तरीके से ही करेंगे। मतलब एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा, लेकिन बार बार थोड़ी सोच सोच के करते रहेंगे। एक बार आपको रट गया, ये रटी गया। आप तो अगर आपको कोटेशन को क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कह लो, किसी देश के लिए तो डायरेक्ट है, तो किसी देश के लिए क्या है कोटेशन, तो कुछ नहीं करना। रूल ये है कि यहां पे लाओ 1/आस्क रेट, और ये यहां पे लाए थे आप क्या, 1 तो कोटेशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये रूल नंबर 2 है। डायरेक्ट को किसमें कन्वर्ट करना सिखाया। अब ये मैंने क्यों कैसे एक्सप्लेन करूंगी इसको बताती हूँ, पर पहले से आप कॉपी कीजिए इतने वाले हिस्से को। लिख लिया। ये खरीदने बेचने का रेट किसके एंगल से है। इस चीज को एक्सप्लेन करवाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा आप फ्लुएंट हो जाएं एक्सचेंज रेट को रीड करने में, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इसको मैंने ऐसे क्रॉस क्यों किया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो मैं एग्जांपल करवा रही हूँ उसमें ये क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना बता दीजिए, ये एक्सचेंज रेट कौन दे रहा होता है, कोई भी व्यक्ति देता है या बैंक देता है। तो ये बैंक के खरीदने का रेट है और ये बैंक के बेचने का रेट है। आपके सामने जो हैंड आउट दे रखा है वो निकालो जरा।
उस हैंडआउट में निकालिए आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 6। करें शुरू। कंसिडर द फॉलोइंग INR पर क्या? SGD कहां की करेंसी थी भाई साहब? सिंगापुर डॉलर्स। INR पर SGD। 2 मिनट तसल्ली से बताइए, इसका मतलब ये पर SGD क्या है? पर के बाद पर तो 1 यूनिट हो गया ना, उसके बाद पर ये है आपकी क्या? ये डायरेक्ट कोट है ICICI मुंबई का। सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए डायरेक्ट कोट है। क्यों है भैया मेघाली डायरेक्ट कोट क्यों हो गया मुंबई का? मुंबई मतलब इंडिया, इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट होगा ना, क्योंकि कॉमोडिटी तो SGD है, समझ रहे हो? और ये क्या है? और जो चीज खरीदी बेची जाती है वो दूसरी करेंसी तो खरीदेंगे बेचेंगे ना। जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होती है उस देश के लिए, वो कौन सी कोटेशन होती है? डायरेक्ट। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये नहीं है, फिर भी रीड कर ढंग से करेंगे। INR पर SGD डायरेक्ट कोट ऑफ ICICI मुंबई इज गिवन टू यू। 2 रेट से रखिए, इसका मतलब एक रेट खरीदने का रेट और एक, कैसे लिखूं मैं इसको? मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ₹48.50 डैश 48 पॉइंट पर क्या? सिंगापुर डॉलर्स। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये एक्सचेंज रेट जो दे रखा है इसमें से इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक और चीज, एक्सचेंज रेट को उल्टा मत कीजिएगा, जैसा दे रखा है उसको रीड करना सीखते हैं, ठीक है? करें। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, क्या लिखा हुआ है? ₹1,00,000। आपको 1,00,000 रुपया खरीदना है। आप कहाँ रहते हैं? भूल जाइए, मैंने पहले कहा था आप किसी देश के, क्या पता आप टूरिस्ट हो, फॉरेन कंट्री से आए हैं इंडिया के अंदर, और आपकी इंडियन रुपीस खत्म हो गए, तो आप बैंक के पास जाके पूछ के बोल रहे हो कि सर जी मुझे क्या खरीदना है? रुपया खरीदना है। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको 1,00,000 रुपया खरीदना, आप इंडियन नहीं हो तो पहली बात ये भूल जाइए। आप ग्लोबल हो, आप ग्लोबल मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकते हो। आपका टारगेट क्या है ये बताइए? आपको रुपीस क्या करना है? बाय करना है। आप पहुंचिए बैंक के पास, बैंक ने आपको ये कोटेशन दी है, रुपया बाय करना है, ठीक है? लेकिन ये कोटेशन में जो चीज खरीदी बेची जा रही है वो रुपया है, सिंगापुर डॉलर्स है? ये कॉमोडिटी है। और खरीदना क्या है आपको? और कॉमोडिटी है क्या? ओ नो। तो एक काम करते हैं, हम अपना टारगेट धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं। अभी तो रुपया खरीदने की बात हो रही है, सारी बातचीत किस करेंसी में लाने की कोशिश करते हैं, और वो भी किसके एंगल से? मैं समझाती हूं क्या मतलब। मुझे 1,00,000 रुपया खरीदना है एज ए कस्टमर। जब 1,00,000 रुपया खरीद रही होंगी तो बदले में कोई करेंसी दे भी तो रही होंगी। 2 करेंसीज कौन सी है यहाँ पे? तो क्या पता मैं सिंगापुर से आई हुई टूरिस्ट हूं, तो मैं बैंक के पास गई, इंडिया में आई हुई हूं, मैं कहा सर मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए, तो मैं 1,00,000 रुपया लूंगी, तो बदले में क्या दूंगी बैंक को? तो सिंगापुर डॉलर्स मुंह से निकला। हमें सारी बातचीत किसमें करनी है? तो सिंगापुर डॉलर्स को लेके मैं क्या कर रही हूँ पहले ये बताइए? बेच रही हूँ। वेरी गुड। रुपया खरीदूंगी तो सिंगापुर डॉलर्स दूंगी। तो सिंगापुर डॉलर्स को लेके मैं क्या कर रही हूँ? किसको सेल कर रही हूँ? अब ये कोटेशन रीड मेरे एंगल से तो होती नहीं, किसके एंगल से होती है? तो मैं बैंक देखती हूँ, बैंक क्या कर रहा है सिंगापुर डॉलर्स को लेके? मैं सेल कर रही हूँ तो बैंक, और बैंक सिंगापुर डॉलर कितने पे बाय करता है? तो मेरा और बैंक का जो ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए रेलिवेंट रेट जो रहेगा वो कौन सा रेट रहेगा? ये या ये? 48 पॉइंट, क्योंकि मैं सेल कर रही हूं तो बैंक SGD क्या कर रहा है? तो मेरा और बैंक का रेलिवेंट रेट कौन सा रहेगा? ये वाला। और ये कौन सा रेट होता है बॉस? क्या रेट रेलिवेंट रहेगा? ₹48.501। अब ये यूनिटरी मेथड सिंपल, इतना रुपया इज इक्वल टू, अब आ जाओ बैंक को तुम ट्रांजेक्शन कर लो, तुम्हारे और बैंक के बीच में ये काम तय हो गया है। अब तुम्हारा टारगेट क्या था? 1,00,000 रुपए क्या करना? इतना बाय करना हो तो कितना जेब से ढीला करो? तो सिंपल, 1,00,000 रुपया बाय करना हो तो कितना ढीला करो? कितना निकल के बताइए जरा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 48.50,
दोबारा बताइए। सिंगापुर, मतलब आपका अब आंसर क्या लिखोगे? इन ऑर्डर टू बाय क्या 1,00,000 रुपीज यू हैव टू शेल आउट, शेल आउट मतलब जेब से निकालो, शेल आउट कितना 2061.86 क्या सिंगापुर। मैं बताना क्या चाह रही हूँ वो सुनिए। मैंने वैसे आपको टेक्निक तो सिखा दी थी इसको उल्टा करने की, लेकिन मैं चाहती हूं आप एक्सचेंज रेट उल्टा करने की आदत ना डाल के आप इसी एक्सचेंज रेट से रेलिवेंट फिगर्स निकालने की हैबिट डालें। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें 6-6 8-8 एक्सचेंज रेट दे रखे होंगे तो हम बदलते थोड़ी रहेंगे, हमारा तो कंसर्न ही बहुत बड़ा होगा उस क्वेश्चन में, तो हम थोड़ी एक्सचेंज रेट में उलझेंगे। तो एक सेकेंड, रूल नंबर 1, आप यहाँ पे पढ़ो कॉमोडिटी कौन सी कॉमोडिटी है, सारी बातचीत किस में लेके आने की कोशिश करो, एसजीडी में। एसजीडी को लेके क्या हो रहा है वो देखो, और वो भी किसके एंगल से, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको रुपया खरीदना है, भाड़ में जाओ आप रुपया खरीदो, छोड़ो रुपये के बदले एसजीडी की बात करते हैं। रुपया खरीदेंगे तो बदले में देना पड़ेगा। हम एसजीडी सेल कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है, बैंक क्या कर रहा है एसजीडी को लेके, ठीक है। मैं उसको उल्टा करके रुपए को कॉमोडिटी बना के क्वेश्चन और भी आसान कर सकती थी, पर मैं रुपए को कॉमोडिटी बनाना नहीं चाहती, ठीक है। इसे ये फर्स्ट टारगेट था, इसे कॉपी कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कर लिया कॉपी, कर लो। इसे हटा सकती हूँ, ठीक है। निकाली, समझ आया? ये बिल्कुल बच्चों वाली, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल फाइनेंस को अपने आप पढ़ने की कोशिश की होगी तो किसी भी ऑथर की किताब उठाओगे तो ये शुरुआत के पहले 2 पन्नों में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट 2 पेजेस पे ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्लोली स्लोली चलेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटी बातों पे हम नहीं अटकेंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े क्वेश्चन में बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो एक्सचेंज रेट रेलिवेंट वाला ही गलत उठा लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तसल्ली से उठाओ कौन सा एक्सचेंज रेट है, ठीक है। आइए, हाउ मच वुड यू रिसीव, हाउ मच वुड यू रिसीव, एक सेकेंड, हाउ मच वुड यू रिसीव बाय सेलिंग क्या, पहले तो एक्सचेंज रेट दोबारा लिखना चाहती हूँ मैं। एक्सचेंज रेट क्या था 48.50-48.75 पर सिंगापुर डॉलर। अब आपका टारगेट क्या है सेकंड पार्ट में, यू वांट टू सेल कितना 50,000 रुपीज। हमें रुपीज में सारी बातचीत करनी है, सिंगापुर डॉलर्स में, वो भी किसके एंगल से। तो आ जाओ फटाफट करते हैं। हम 50,000 रुपए बेच रहे हैं तो बदले में क्या खरीद रहे होंगे, रुपीज देकर क्या खरीद रहे होंगे, सिंगापुर डॉलर्स। हम सिंगापुर डॉलर्स क्या कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होता, किसके एंगल से, बैंक। हम सिंगापुर डॉलर्स कर रहे हैं बाय, तो बैंक सिंगापुर डॉलर क्या कर रहा है, सेल। और बैंक सिंगापुर डॉलर कितने पे बेचता है,
कोई दिक्कत? तो मेरे और बैंक के बीच का ये कौन सा रेट आ जाएगा? रेलिवेंट रेट इज योर आस्क रेट। रेलिवेंट रेट समझ रहे हो? जिस रेट पे मेरी और बैंक की ट्रांजैक्शन होगी। फिर ठीक से लिखो, तसल्ली से लिखो, ₹48.75 इज इक्वल टू 1 सिंगापुर। कई बच्चे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में ही गलती करते हैं कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिटरी मेथड की तरह करेंगे। ₹50,000 इज इक्वल टू हाउ मच सिंगापुर डॉलर्स? कितना निकल के आ रहा बताइए जरा? 1025 पॉइंट क्या सिंगापुर, क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे? नहीं, क्वेश्चन था हाउ मच वुड यू रिसीव बाय सेलिंग 50,000। सो सिंगापुर डॉलर 1025.64 इज रिसीव्ड बाय सेलिंग ₹50,000। बेबी क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे ना तो लास्ट में मुझे बड़ा आराम रहता है पढ़ाते वक्त। कॉपी कर लीजिए। अभी तक मैंने उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो जो क्रॉस करके दिखाया था, इसके बाद दे रही हूँ, ठीक है। करें? चलिए, इसके बाद थर्ड पार्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग सिंगापुर डॉलर्स? कितना कितना खर्चा बैठेगा अगर हमें क्या बाय करना है? सिंगापुर डॉलर्स। चलो, बातचीत किस में हो रही है? सिंगापुर डॉलर्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से मैं दोबारा नेक्स्ट पेज लगा रही हूँ। हमारा एक्सचेंज रेट क्या था? 48.50-48.75 पर सिंगापुर डॉलर्स। क्या टारगेट है आपका? बहुत आसान टारगेट आपका, क्या? यू वांट टू क्या? सिंगापुर डॉलर्स। अब तो बातचीत कर भी किस में रहे हम लोग? अब तो बस एंगल चेंज करना है। किसका एंगल लेके आना है? हम अगर बाय कर रहे हैं सिंगापुर डॉलर, तो बैंक क्या कर रहा है? सेल कर रहा है क्या? सिंगापुर। और बैंक कितने पे सेल करता है? तो मेरा और बैंक के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका रेलिवेंट रेट क्या रहेगा? आस्क रेट। कोई दिक्कत किसी को? ₹48.75 पर क्या? सिंगापुर डॉलर्स। रुक जाइए, लिखने पे लग गए हैं। ये रेट जो मेरा उसका रहेगा, ये आस्क रेट रेलिवेंट है। यूनिटरी मेथड यूज कैसे करोगे? आपको क्या बाय करना है? एसजीडी सिंगापुर डॉलर 7500। मैंने ऐसे एक्सचेंज रेट लिख दिया है, पर यूनिटरी मेथड ऐसे थोड़ी यूज होगा। मैं ऐसे लिखूंगी 1 सिंगापुर डॉलर is equal to ₹48.75. Therefore, 7500 Singapore dollar is equal to ₹48.75 divided by 1 into 70। देखो, पहले सब करेंसीज डिवाइड हो रही थी, अब क्या हो रही है? तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड ठीक से करना। ये वाला हिस्सा है जहां बच्चे काफी गलती करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। ओहो मैम, डिवाइड कर दिया था मैंने, तो बस यही गलती हो गई थी। बस क्या होता है यार, ये ही गलती से सारा आंसर गलत हो गया। चलिए, मल्टीप्लाई बताइए कितना आया? 3625। क्या है ये? वेरी गुड, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू बाय, सो यू हैव टू शेल आउट। इन ऑर्डर टू बाय सिंगापुर डॉलर 7500, शेल आउट ₹3,65,625। कॉपी कर लो जल्दी से।
करें? चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए प्लीज जल्दी से। व्हाट इज द, देख बोलू, व्हाट इज योर क्या, इफ यू सेल सिंगापुर डॉलर कितना, अगर आप सिंगापुर डॉलर 12,000 बेचते हो बैंक को तो क्या रिसिप्ट होगा? बेबी क्वेश्चन अगेन, बस प्रैक्टिस करवानी है एक बार को, फॉर्मेलिटी के लिए तो कर रहे हैं। 48.50-48.75 पर सिंगापुर डॉलर। आपका टारगेट क्या है जल्दी से बताइए, टारगेट नंबर 4 क्या था आपको? यू वांट टू सेल एसजीडी कितना बॉस? 12,000। बातचीत कौन सी वाली करेंसी में हो रही है? कॉमोडिटी वाली करेंसी में ना, दिक्कत नॉट। अब किसके एंगल से करनी है? तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो बैंक इस करेंसी को बाय कर रहा है, और बाय कितने पे करता है? 48 पॉइंट। तो मेरे और बैंक के बीच में जो रेलिवेंट रेट होगा वो कौन सा होगा? बिड रेट। कोई दिक्कत? ₹48.50 पर क्या, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1 SGD इज इक्वल टू, और इतने आराम से ही लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है सीए फाइनल का पेपर 10 मार्क्स ऊपर या 10 मार्क्स नीचे से ही होता है, फेल या पास। ये तो है नहीं कि 50-70 मार्क्स आपके मार्जिन से ऊपर आने वाले हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, ठीक है ना। डिवाइड बाय 1 इंटू 12,000 कितना हुआ ये? इंटू कितना? 5 लाख। You will receive 5,82,000 rupees by selling 12,000 SGD। कौन से देश के लिए कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन होती है? जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही होती है? प्राइस का, ठीक है ना। प्राइस वाली करेंसी जो होती है उस देश के लिए वो कोटेशन क्या होती है? डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी होगी? जो प्राइस का रोल प्ले कर रही होती है या कॉमोडिटी का? कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की करेंसी नहीं खरीदना बेचना चाहेगा, वो कौन सी करेंसी खरीदेगा? जो स्लैश के बाद करेंसी दे रखी है वही कौन सी करेंसी होगी? फॉरेन करेंसी। और हर बार स्लैश स्लैश की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज रेट को जाहिर करने के बहुत तरीके हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, पहले लिख लीजिए इसको। हटा सकती हूँ इसको? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी प्लीज, सुन रहे हैं? हमने करेंसी को ऐसे जाहिर किया ना, यही वाली करेंसी को 48.50 - 48 क्या पर क्या, इसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में भी पेश कर सकते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में भी पेश कर सकते हो, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रुपया अपॉन क्या, ये जो रुपीस पर एसजीडी है, जो न्यूमरेटर में करेंसी होती है वो कौन सा रोल प्ले कर रही होती है, और जो कौन कहां पे होती है? डिनोमिनेटर में, वो कौन सा रोल प्ले कर रही होती है? कॉमन। लेकिन यहां पे बिड लिखो, फिर दोबारा से लिखो रुपी पर एसजीडी क्या, कितना दे रखा है? 48.50, मतलब बिड रेट अलग दिखाया जाता है और आस्क रेट ये भी जाहिर करने का तरीका होता है। रुपीस पर एसजीडी बिड रेट अलग और आस्क। कोई दिक्कत किसी को? इसको भी नोट डाउन कर लो, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बिल्कुल। अभी जितना हम पढ़ रहे हैं वो स्कूल में भी हम पढ़ सकते थे, हमें स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए था। ये क्या कहते हैं, स्कूल वालों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की बजाय ये पढ़ा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आज तक किसी ने यूज किया है? छात्रा ने यूज किया होगा, पक्की बात है। तो वहां पे स्कूल में 6-7 में नहीं होता? हाँ तो साइन थीटा कॉस कुछ तो पढ़ाई होगा, ट्रिग्नोमेट्री था तो कोई याद ही नहीं है। हाँ तो जो भी था। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी? नहीं 10 से पहले तो होती है, 6 से केमिस्ट्री आती है।
हाँ, एसिड बेस सॉल्ट ये सब कुछ, उसका यूज किया आपने कुछ अपनी लाइफ में? अच्छा, दो तारों को जोड़ना हो तो उसके लिए भी दो बार सोचना पड़ता है, कम से कम वो ठीक से सिखा देते हैं हम लोगों को स्कूल वाले। सिखाते तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उतना जो रियल लाइफ में यूज होने वाला है वो तो हमें उस स्टेज पे आता ही नहीं है, और जो सिखाते हैं उसका रियल यूज हमें पता नहीं है, होता होगा, हमें नहीं आता। चलिए ये समझ आ गया, न्यूमरेटर एंड क्या, डिनोमिनेटर फॉर्मेट। अब मुझे वो समझाना है कि डायरेक्ट कोटेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया था, इनडायरेक्ट टू वे कोड का। क्या चीज? तो उससे कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, तुम चाहो तो ऐसे भी सकते हो। अब अच्छा हाँ, एक और चीज भी सुन लीजिए, इंग्लिश में सुनिएगा, इस चीज को जाहिर करने का तरीका क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, पहले ये इट इज अ डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड, दे ही गलत रहे हो, इट इज अ डायरेक्ट एज वेल एज क्या, किसी देश के लिए डायरेक्ट है और किसी देश के लिए क्या है। अब बताइए सवाल ये होना चाहिए था किस देश के लिए डायरेक्ट है। मैंने क्या सिखाया, जो करेंसी किस चीज का रोल प्ले कर रही हो मेघाली, वो जिस देश की करेंसी है उस देश के लिए कोटेशन क्या होगा, तो किस देश के लिए डायरेक्ट कोट है ये। अब इंडिया में ना इसको ऐसे बोलते हैं, सुनिएगा, इट इज अ, इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है, इट इज अ डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर इन इंडिया। फॉर का मतलब होता है कि अब फॉर के बाद जो लिखा हुआ आ रहा ना वो है आपकी कॉमोडिटी, फॉर रिप्रेजेंट्स कॉमोडिटी, तो इट इज अ डायरेक्ट कोड। लेकिन कहां पे डायरेक्ट कोड, फॉर डॉलर मतलब डॉलर के लिए डायरेक्ट कोड नहीं है, मतलब इंडिया में ये डायरेक्ट कोड है कौन सी करेंसी को खरीदने बेचने के लिए। ऑब्वियसली इंडिया में रुपीज को खरीदेंगे नहीं, तो जो खरीद रहे हैं वो फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोड है, इंडिया के लिए होम करेंसी रुपीज, और डॉलर क्या हुआ, सॉरी डॉलर लिखा था, ये सिंगापुर डॉलर बोल देते हैं, ये सिंगापुर डॉलर कौन सी करेंसी, और ये फॉर का मतलब है कॉमोडिटी है, ये समझ आ गई बात। इट इज अ डायरेक्ट कोड फॉर एसजीडी का मतलब ये नहीं कि एसजीडी का डायरेक्ट कोड है, नो नो नो, एसजीडी को लेकर ये डायरेक्ट कोड है किस देश में, समझ आई बात। तो कई बार हो सकता है आपको ऐसे ना देके कोटेशन इंग्लिश में लिखा गया हो, इट इज अ आईसीआईसीआई मुंबई हैज गिवन अ क्या, डायरेक्ट कोड फॉर डॉल एसजीडी इन क्या, और सीधा ऐसे लिख दिया 48.50 डैश 48 पॉइंट क्या। अब आपको खुद कोटेशन बनाना है, पहले क्या डालोगे यहाँ पे और यहाँ क्या डालोगे, सवाल ये उठेगा, दिमाग में बहस उठेगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट कोड फॉर क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे एसजीडी यहाँ लिख देते हैं, नो, फॉर मतलब कॉमोडिटी, इट हैज टू गो हेयर एंड रुपीज विल कम, क्योंकि इट इज अ डायरेक्ट कोड इन, सो इंडिया हैज टू प्ले द रोल ऑफ प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो ये छोटी छोटी बातें तो और भी खुलती रहेंगी, ठीक है, हटा दो इसको यहां से, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने लिख लिया। अब आते हैं अपने छोटे से बात पे, चलो भाई एवरीबडी, ₹50-55 पर डॉलर, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। मैंने आपको रूल सिखाया, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कैसे कैसे कर दो, 1 अपॉन क्या कर दो, और 1 अपॉन क्या कर दो, पर क्यों कर दो, क्वेश्चन ये है, तो सुनिए, टारगेट, आपको ये रेट ढूंढना है और आपको ये रेट ढूंढना है, यस और नो, ये किस चीज का रेट है बताएंगे आप मुझे, किस चीज को खरीदने का रेट है, ये रुपीस को खरीदने का रेट है, किसके एंगल से, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए ना, तो आंसर ढूंढेंगे। मान लो मैंने ये रूल ना सिखाया होता, आपको सिर्फ ये वाला एक्सचेंज रेट दे रखा होता और कहती मैं ये निकालो, तो कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते थे। आपका टारगेट क्या है, यू वांट टू नो दैट एट व्हाट रेट रुपी इज परचेज्ड बाय बैंक, बैंक रुपी कितने में खरीदता है ना, परचेजिंग रेट यही जाना ना। आइए देखते हैं, बैंक जब रुपीस खरीदेगा तो बदले में, जब बैंक रुपीस खरीदेगा तो बैंक बदले में क्या दे रहा होगा, सोच, दो ही करेंसीज है ना, रुपया खरीदेगा बैंक तो बदले में क्या देगा, तो बैंक जब रुपया खरीद रहा होता है तो बैंक ही रुपया खरीदते वक्त क्या बेच रहा होता है,
और डॉलर का बैंक का बेचने का रेट तो मुझको पता है, क्या रेट है भाई, दिख रहा है 55। क्या मैं लिख सकती हूँ बैंक डॉलर कितने में बेचता है, बैंक $1 कितने में बेचता है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ₹55, तो ₹1 हो गया ना। आपको ₹1 परचेज करने का रेट जानना था। जब बैंक ₹1 परचेज करता है तो इतने डॉलर क्या कर रहा होता है, बैंक सेल कर रहा होता है। वही तो लिखा मैंने 1 अपॉन क्या। अब पेपर में बैठ के थोड़ी ऐसे सोचते रहोगे, तभी तो मैंने कहा था एक बार समझाऊंगी उसके बाद भूल जाना, सिर्फ क्या याद रखना, ये रट्टाफिकेशन। चलो ये भी ढूंढते हैं, इसका भी टारगेट करते हैं। क्या टारगेट आपका, क्या ढूंढना है, बोलो क्या ढूंढना है। बैंक ₹1 कितने में सेल करता है, लास्ट बेंच सुन रहे हैं, ₹1 बैंक कितने में क्या करता है, ₹1 कितने में बैंक, जब बैंक रुपया बेच रहा होता है तो बदले में कुछ क्या परचेज कर होता है। मैं डॉलर में पता है क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि ऊपर वाला एक्सचेंज रेट में क्या है, तो बैंक उस वक्त बैंक डॉलर क्या कर रहा होता है, परचेज। जरा बताएंगे बैंक डॉलर कितने में परचेज करता है, बस हो गया बात, $1। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ $1 इज इक्वल टू, नहीं ऐसी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सो ₹1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब बैंक ₹1 सेल कर रहा होता है तो इतने डॉलर्स क्या कर रहा होता है, बाय कर रहा होता है, तो ₹1 बेचने का रेट आ गया। आया या नहीं आया भाई साहब, ऐसे सोचेंगे तो हम तो पेपर में यही सोचते रह जाएंगे, क्या खरीदा था बैंक, क्या बेच रहा था बैंक। तो इसलिए थोड़ा सा रट लो, जब कोटेशन को उल्टा करना हो तो इस तरह से क्रॉस कर देना, 1 अपॉन आस्क रेट, 1 अपॉन बिड रेट। ये बार बार समझने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना तो नहीं है, हाँ क्योंकि बाबा समझना ही नहीं है, बुद्धि कौन चलाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब छोटी मोटी बात तो हमको समझ आ गई, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, थोड़ा सा खुलासा करना चाहती हूँ। वो रिस्क वर्ड था ना, रिस्क वर्ड, उसके बारे में बहस करना चाहती हूँ, ठीक है करूं। ये तो आपको पता चल चुका है, 1 वे कोड, 2 वे कोड। डायरेक्ट को किस में कन्वर्ट करना सिखा दिया है, मतलब कोटेशन को उल्टा करना सिखा दिया है, रीड करना भी सिखा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा चैप्टर में है क्या उसके बारे में खुलासा करते हुए फिर आगे का लेक्चर बनाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या है, रिस्क इन्वॉल्व किसमें, जब ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, कब कहां कौन सी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट, मतलब दो देशों के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तब, राइट। लास्ट बेंच एक कहानी सुन, देख ये मैं, ये छतरा, ठीक है, लेकिन तुम यूएस में रहते हो भाई, तो तुम्हारे देश की करेंसी कौन सी, डॉलर, यूएस करेंसी हो गई, यूएसडी यूएस डॉलर। और हमारे देश, मैं इंडिया में रहती हूँ तो मेरी करेंसी कौन सी हुई। और रिस्क किसे बोलते हैं, पहले तो आप मुझे बता दीजिए रिस्क किससे होता है। रिस्क का मतलब होता है जब इंसान को लगे कि चांसेस ऑफ गेन या चांसेस ऑफ क्या, लॉस, जब इंसान को लगे कि उसको उम्मीद से क्या मिलने की संभावना भी है, ज्यादा मिलने की संभावना भी है या कम मिलने की संभावना, तो हम कहते हैं वहां पे क्या मौजूद है, रिस्क। अब देखते हैं हमारे बीच में कहां से रिस्क आ रहा है, वो सुनिएगा। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, कोई दिक्कत किसी को, एक्सपोर्टर हूं तो गुड्स एक्सपोर्ट करती होंगी। मैंने छतरा को 1 जनवरी को गुड्स एक्सपोर्ट किए। मेरे को छतरा ने कहा कि मैम थोड़ा सा क्या दीजिए, मुझे क्रेडिट पीरियड दीजिए मुझे। मैंने कहा ले ले, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड ले ले, तेरे से तो मेरी अच्छी खासी डीलिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे से तो करोड़ों का प्रोजेक्ट आता है मेरे को, मैं माल बेचती हूँ, मैं तुम्हें कितना महीने का क्रेडिट पीरियड देने को तैयार हूं। पेमेंट कब आएगी, 1 जैन को बेचा हुआ माल की पेमेंट कब आएगी, 3 महीने क्रेडिट खत्म कब होगा, 31 मार्च को, तो पेमेंट आएगी 1 अप्रैल को। क्रेडिट पीरियड के बाद देगा ना, क्या ये 31 मार्च को ही दे देगा, इसकी शक्ल पे अगर होता भी तो भी नहीं देता, 1 कब देगा। अब सुनिए दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत किसको होगी और कब होगी। लास्ट बेंच, बिल कौन बनाएगा, इनवॉइसिंग कौन करेगा, मैं या ये,
मैं बिलिंग बोल लो या क्या बोल लो, इनवॉइसिंग। ऑब्वियसली जिस दिन माल बेचूंगी उसी दिन बिलिंग करूंगी। मैंने बिलिंग ना इसके दबाव में आके ना डॉलर्स में कर दी है। दबाव का मतलब क्या कि इससे अच्छा खासा क्लाइंटेज है मेरा, तो इसने कहा मैम बिल तो मैं डॉलर्स में ही चाहिए हमको, तो हमारी तो करेंसी कौन सी है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, माल तो बिक रहा है, ये डोमिनेटिंग कंट्री हो गई ना थोड़ी सी, तो मैंने बिल किस पे बना दिया है। इससे तो कोई टेंशन नहीं है, इसके तो जेब में वैसे भी क्या भरे हुए हैं, तो इसको तो 1 जनवरी को भी पता है कि इसकी लाइबिलिटी कितने डॉलर्स की है, और पेमेंट जाएगी भी इसकी 1 अप्रैल को कितनी, $500। टेंशन तो मुझे है, क्योंकि मान लीजिए 1 जनवरी को एक्सचेंज रेट जो चल रहा था वो चल रहा था 50 रुपया पर डॉलर। जब मैंने ये बिल बनाया था तारीख क्या थी, मैंने यही सोचा होगा ना कि डॉलर्स की पेमेंट आएगी, फिर डॉलर्स को बैंक में लेकर जाऊंगी और किस में कन्वर्ट करवाऊंगी। तो 1 जनवरी को मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि मेरे को कितना अमाउंट रिसीव होगा, बता सकते हैं आप रुपीज में। 1 जनवरी को ये वाला एक्सचेंज रेट देखकर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि $1 को जब कन्वर्ट करवाऊंगी तो कितने रुपए आएंगे, तो जब मैं $500 को कन्वर्ट करवाऊंगी तो कितना रुपया आएगा, 25,000। ऐसा मुझे किस तारीख को लग रहा होगा कि मुझे 25,000 रिसीवेबल होना चाहिए, लेकिन ये पेमेंट 1 जन को आ रही है, 31 मार्च को आ रही है, सॉरी 1 को पेमेंट आएगी, 1 अप्रैल को पेमेंट आएगी, और मैं ये एक्सपेक्टेशन कब बना के बैठ गई हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ पेमेंट ऑफ $500 विच इज इक्वलेंट टू हाउ मच रुपीज। लेकिन आपको तो अच्छे से पता है कि रोजाना एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, जिस तारीख को पेमेंट आएगी उस दिन जरूरी है कि यही एक्सचेंज रेट रहे। एक्सचेंज रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और हो सकता ना भी चेंज हो। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, एक्सचेंज रेट उस दिन 55 रुपए पर डॉलर भी हो सकता है, 50 रुपए पर डॉलर भी हो सकता है, एंड कम भी हो सकता है, यस और नो। अब उसके हिसाब से बताइए पेमेंट क्या क्या एक्चुअल में रिसीव हो सकती है। $1 कन्वर्ट करवाऊंगी तो 55 रुपया, तो $500 कन्वर्ट करवाऊंगी तो 27,500। चांसेस हैं कि पेमेंट जरूरत से क्या भी मिल सकती है, ज्यादा। 50 इंटू 500 25,000 भी मिल सकते हैं, और 45 इंटू 500 कीजिए, कितना, उम्मीद से क्या मिल सकता है, ये कौन सी फिगर्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स बोल सकती हूँ, पॉसिबल आउटकम्स और मेरी उम्मीद में फर्क है या नहीं है, डेविएशन दिख रहा है आपको, जितना मैं उम्मीद कर रही हूं उसमें संभावना है, चांसेस ऑफ गेन भी और चांसेस ऑफ। और भाई साहब जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी तो मेरे इंडिया में बैलेंस शीट कौन सी करेंसी में बनेगी, मेरे शेयर होल्डर रुपीज में, मैंने माल बेचा, मेरा डेटर है $500 का, मैं $500 का डेटर तो नहीं दिखा सकती ना, मुझे दोस्तों किस में दिखाना होगा, और मुझे यही नहीं पता मेरे रुपीज कितने आएंगे, वाह मेरी बैलेंस, मुझे यही नहीं पता मेरा एसेट कितने का है, डेटर इज एन एसेट ना, मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट कितने के दिखाऊं, रूपी डिनोमिनेटेड बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखाऊं, तो मेरे को शक्ल क्यों देख रहे हो, एएस पेएस इंडेस कुछ पढ़ाया आपने, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस लिए सिखाता, जब चल ही रहा है यही सब सही था। वट एवर रेट, क्लोजिंग रेट ऑफ 31 मार्च ना, बट आपको नहीं लगता कि वो भी गलत है, पूछो क्यों, क्योंकि ये अगले दिन हो सकता है, नेक्स्ट डे जब पेमेंट आने वाली हो, तो मान लो ये पेमेंट 15 अप्रैल को आने वाली है, अब 15 अप्रैल को तो पता नहीं क्या रेट चल रहा हो, तो आपकी बैलेंस शीट अभी भी थोड़ी सी क्या है, गलत डिनोट करिए, आपने कहा क्लोजिंग रेट पे दिखा देंगे, जो भी क्लोजिंग उस दिन क्या चल रहा होगा, एक्सचेंज रेट, लेकिन स्टिल यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि जो दिखा रहे हो बैलेंस शीट में हो सकता है उससे कम रिसीव हो, या हो सकता है उससे क्या रिसीव हो, ये जो रिस्क उत्पन्न हुआ है, ये तो समझ आ गया आपको रिस्क है, ये रिस्क उत्पन्न क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे जन्म देने का कारण, क्या रिस्क क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, मुझे एलर्जी किस चीज से है, बदलते हुए किससे, बदलते हुए एक्सचेंज रेट से, एक्सचेंज रेट क्योंकि बार बार क्या करता है, इसी से क्या उत्पन्न हो जाता है। तो एक काम करते हैं ना, हम आपको टेक्निक सिखाएंगे ना अलग अलग, उसमें से एक टेक्निक का ऐसी जिक्र कर रही हूं क्योंकि मेरे को बेसिक कंसेप्ट में कुछ समझाना है। एक काम करते हैं ना, बैंक के पास जाते हैं, किस तारीख को जाते हैं बैंक के पास, चलो बैंक के पास नहा धो के कपड़े पहन के चप्पल पहन के जाओ, जाके बोलो बैंक से, बैंक सर
हमें आपके पास 1 अप्रैल को आएंगे, हम आपके पास $500 को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करवाने के लिए। $500 सेल करेंगे और क्या लेंगे आपसे, रुपीज लेंगे। हमारा रेट अभी से क्या कर दीजिए आप, फिक्स कर दीजिए। ऐसा हमारे साथ क्या कर लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कब करने जा रही हूं मैं, जब मुझे 1 जनवरी को जा रही हूँ, जब मुझे पता है पेमेंट आनी है और कन्वर्ट करवाना है, तो किसका वेट करना, और मुझे किस चीज से एलर्जी है, तो फ्लक्चुएशन फेस करूंगी क्यों मैं, आई डोंट वांट टू फेस द क्या, मैं फेस ही नहीं करूंगी ना, मैं पहले से अपना रेट क्या करवाना चाहती हूँ। हाँ, $500 को लेके, मतलब $1000 को लेके नहीं, मुझे पता है खाली कितना कन्वर्ट करना है मुझे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अभी आप कॉपी कीजिएगा, मैं पेज लगा देती हूँ। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो आप पहले करके बैठ जाते हो, जिसमें करेंसी खरीदने बेचने की बात पहले कर लेते हो, रेट भी पहले ही क्या कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं। ये किसके साथ करते हो आप कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी खरीदने बेचने की बात तय हो जाती है ना, रेट भी क्या हो जाता है पहले से प्री फिक्स हो जाता है। मेरा एक सवाल है, पूछूं, बैंक हमें जो रेट देगा, कौन सा रेट देगा, मतलब मैं बैंक से कह रही हूँ ना कि मैं आऊंगी आज से कितने महीने बाद आऊंगी आपके पास, 3 महीने बाद आऊंगी, मैंने आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें मैं डॉलर क्या करने आऊंगी, आपको सेल करने आऊंगी। कितने डॉलर सेल करने आऊंगी, $500 सेल करने आऊंगी, ये भी बात तय हो गई है। मेरा रेट क्या होगा, पहले से फिक्स हो जाएगा, रेट भी फिक्स हो रहा है मेरा। ये रेट कितना रेट होगा, सवाल ये है। मैं बैंक के पास अभी जा रही हूँ, 3 महीने बाद जाऊंगी नहीं, अभी तो जाके सिर्फ क्या कर रही हूँ, लेकिन सेटलमेंट करने के लिए कब जाऊंगी, मतलब 1 अप्रैल को जाऊंगी। तो बैंक तो मुझे रेट अभी दे रहा है, बैंक कितना रेट देगा मुझे, सवाल ये है। 1 जनवरी को रेट क्या चल रहा था, बैंक ये रेट तो नहीं देगा, क्योंकि मैं बैंक के पास जा तो अभी रही हूं, लेकिन रेट तो कब के लिए मांग रही हूं, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर का रेट बैंक को कैसे पता कि क्या होगा, बैंक को पता होता है, बैंक को पता होता है, सुन रही हो मंगाली, बैंक को पहले से कौन सा रेट पता होता है, फ्यूचर मत बोलना, फॉरवर्ड रेट। ये बैंक जो रेट देता है ना, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इसे कौन सा रेट बोलते हैं। बैंक कैसे डिटरमाइन करता है कि ये रेट कितना होगा, इसी के लिए हम आपको एक लेक्चर पूरा देंगे, कौन सा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। जब हम आपको ये समझाएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सचेंज रेट कितने रकम से फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब हम आपको क्या करना भी सिखाएंगे। तो बैंक उसी मेजरमेंट के बेसिस पे ये रेट क्या करता है, और अगर बैंक नहीं करेगा ना, तो कुछ हम आपको इसमें और भी चीजें बताएंगे, आर्बिट्रेज कुछ ऐसा बताएंगे, जिसके प्रेशर की वजह से बैंक को वो रेट रखना ही पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। मान लो बैंक ने आपको जो रेट दिया वो 52 रुपीज पर क्या दिया, कोई दिक्कत किसी को। हमारा 1 जनवरी का रेट क्या था, सब बोलो, 50 रुपीज पर डॉलर। आगे के लेक्चर्स पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि बैंक फॉरवर्ड रेट क्या देता है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड रेट दिया कब है बैंक ने आपको, एप्लीकेबल फॉर कितना रेट दिया था। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं ये पढ़ा क्यों रही हूं वो सुनिएगा। आज का रेट था 50 रुपीज पर डॉलर, दिस इज कॉल्ड, आज के रेट को बोलते हैं कौन सा रेट। 3 महीने आगे का ये कौन सा रेट है, कितना, आप सब एक साथ जवाब देना। ये जरूरी है कि 1 अप्रैल का जो मुझे रेट दिया गया है, उस दिन असलियत में भी 1 अप्रैल को यही रेट चल रहा हो मार्केट में। ये रेट कब फिक्स हुआ था, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को यही रेट चल रहा हो। तो 1 अप्रैल को जो रेट चल रहा होगा उसे कौन सा रेट बोलेंगे, पर ये तो तभी पता चलेगा जब कौन सी तारीख आ जाएगी। ओके, छोड़ दो इसको। अभी से बताइए मुझे, एवरीबॉडी अभी से बताइए मुझे, अभी से $1 जो 50 रुपए का अवेलेबल है, अभी से ही ऑन 1 जनवरी से ही दिख रहा है, 1 जनवरी से ही दिख रहा है कि 3 महीने बाद बैंक वही डॉलर कितने में लेगा। डॉलर कॉमोडिटी है ना, उसका रेट महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है। अगर डॉलर को आप बोले एप्पल, तो एक एप्पल जो 50 रुपए का अवेलेबल है, 3 महीने बाद कितना होता हुआ दिख रहा है, एप्पल महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है। तो हम बोलेंगे डॉलर क्या कर रहा है आपका। ये बात तो आपको पता चल चुकी है पहले से ही, इसके आसपास ही रेट उस दिन भी होगा, लेकिन एक अंदाजा तो लगा सकता है इंसान कि कौन सी करेंसी महंगी होने जा रही है और कौन सी करेंसी क्या होने जा रही है, सस्ती। कौन सी करेंसी महंगी होने जा रही है,
ऑटोमेटिकली इट इंप्लाइज कि रुपीस क्या होने जा रहा है। मैं समझाऊंगी इसका मतलब अभी। एप्रिशिएशन ऑफ अ करेंसी सिखाने की कोशिश करनी है मुझे। अब आप नेक्स्ट जो मैं अभी सिखाने वाली हूं उसके लिए पूरी कहानी खोलिए, क्योंकि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी दो रेट्स को कंपेयर करके पता चलता है। ये कौन सा रेट था बच्चों? फॉरवर्ड रेट कौन सा रेट होता है? मुझे समझाइए, आप मुझे समझाइए बेटा। फॉरवर्ड रेट कौन सा रेट होता है? मैं ऑप्शन देती हूँ। क्या ये फ्यूचर में जो असलियत में रेट चल रहा होगा वो है, या जो अभी से रेट फिक्स करता है बैंक? तो अभी से ही हम आज ही देख रहे हैं कि रेट करेंसीज महंगी होने की दिशा में जा रही है या सस्ती होने की दिशा में। फ्यूचर में पहुंच के तो पता चल ही जाएगा कितना एप्रिसिएशन हुआ, पर अभी से तो पता लगा सकते हैं ना। अभी से दिख रहा है कि बैंक डॉलर आने वाले वक्त में क्या देने वाला है? महंगा। अब ये इससे बोले डॉलर क्या हो रहा है? एप्रिशिएट। और ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किन दो रेटों को कंपेयर करके निकालते हैं? स्पॉट रेट एंड कौन सा रेट? इसी दिन में जो तय होता है। ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या 12 महीने का दिख रहा है या सिर्फ 3 महीने का दिख रहा है? तो मैं इससे आगे लेक्चर लेके जाऊंगी। अभी तक मैं अब आपको नेक्स्ट जो पढ़ाने वाली हूँ, जो बेसिक कंसेप्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मुझे अब आपको पढ़ाना है एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी एंड क्या। ये पूरी कहानी मैंने फिर सुनाई क्यों आपको? मुझे किस रेट का जिक्र छेड़ना था? वो तभी छेड़ सकती थी मैं जब आपको मैं ये समझाती कि आने वाले वक्त में बदलते हुए एक्सचेंज रेट से हमें क्या होती है, क्योंकि उससे क्या उत्पन्न होता है। तो उसे रिस्क को तोड़ने के लिए बेस्ट किया कि अपना रेट पहले से क्या करवा लीजिए? फिक्स। ये जो रेट पहले से फिक्स होते हैं इसी को कौन सा रेट बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस एग्जांपल को तसल्ली से कॉपी करेंगे आप। सुनो, बैंक ने कितना रेट दिया है? तो आप बहुत खुश हैं क्योंकि $1 कन्वर्ट करने पे कितना मिलेगा? अगर बैंक मुझे 49 रुपीज पर डॉलर भी देता ना, मैं तब भी एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि मुझे $1 के बदले 50 तो नहीं मिल रहा, लेकिन $1 के बदले कितना मिल रहा है? लेकिन कम से कम श्योर तो है ना कितना इनफ्लो आएगा मेरे पास। थोड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम श्योरिटी तो है ना कि मेरा रेट क्या हो चुका है। देखो एक बात समझ लो, अगर मैं रिस्क खत्म करती हूं तो मैं चांसेस दोनों खत्म करती हूँ। चांसेस किसके? गेन और लॉस के। बेसिकली मैं क्या खत्म कर रही होती हूँ? आई एम सर्टेन नाउ, अब रेट कुछ भी चले, हो सकता है उस दिन रेट 54 रुपीज पर डॉलर चल रहा हो,
आपको मतलब नहीं, आपको तो एसेट एंड लायबिलिटीज पहले से सही रेट पे क्या हो रखे हैं, फिक्स हो रखे हैं। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है? 8-9 सोल्यूशन हम आपको सिखाएंगे किससे बचने के लिए, बदलते हुए क्या, एक हम आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, एक हम आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, एक हम आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, एक आपको हम मनी मार्केट हेजिंग सिखाएंगे, मनी मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा हेजिंग, लीडिंग, लैगिंग, होम करेंसी इनवॉइसिंग, नेटिंग ऑफ, बस यही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है और टफ भी नहीं है। चलिए आइए, हाँ सेकंड पेज भी लिखना है। चलिए आइए, मैंने अभी भी आपको कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज होता है या बाद में होता है, और रेट अभी से क्या हो जाता है, किसको लेके, फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में करेंसी खरीदने बेचने का रेट, उसी रेट को कौन सा हैं। अब मैं जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने जा रही हूं, वो बेसिक कंसेप्ट क्या, वो सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं अब एप्रिसिएशन एंड क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। तसल्ली से सुनिएगा, ठीक है। ₹50 पर डॉलर, ये मैंने लिखा कौन सा रेट, और मैंने 3 महीने आगे का, 9 महीने आगे कर देते, 9 महीने आगे का आपको कौन सा रेट दे रही हूं, फॉरवर्ड रेट। मतलब अगर आज कॉन्ट्रैक्ट करती हूं बैंक के साथ, कितने समय आगे का, तो बैंक अभी से मुझे क्या रेट दे रहा है वो देखिए जरा, ₹62 पर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब आगे सुनिए जरा। $1 जो ₹50 का है आज, वो आने वाले वक्त में अभी से दिख रहा है कितने का होता हुआ। तो डॉलर सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? आइए पता करते हैं कितना महंगा हो रहा है, कितना महंगा हो रहा है, ₹12 महंगा हो रहा है। लेकिन परसेंटेज में निकालें कितने प्रतिशत महंगा हो रहा है। बेस प्राइस क्या था, डिवाइड बाय ₹50 इनटू क्या, 100, बताइए कितना आ रहा है, कितना परसेंट, 24% महंगाई दिख रही है आपको। ये महंगाई कितने समय में दिख रही है आपको, 9 महीने में। मैंने तो आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया, जब भी परसेंटेज निकाले तो एनुअलाइज निकालें। तो ये 9 महीने में इतनी महंगाई, तो 12 महीने में कितनी दिख रही है, अब बताइए जरा। 32% कौन सी करेंसी महंगी हो रही है एक साल में,
डॉलर इज गोइंग टू, ऐसा अंदेशा इज गोइंग टू एप्रिशिएट एनुअली बाय हाउ मच? एक सेकेंड मेघाली, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब ऐसा कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं बोला भाई। आप, मेरे को डॉलर महंगा होता हुआ दिख रहा है लेकिन रुपया सस्ता होता हुआ दिख रहा नहीं दिख रहा, उसके लिए रुपये को कॉमोडिटी बनाना पड़ेगा पहले। 2 मिनट रुकिएगा, पहले इससे एक फॉर्मूला बनाए। अगर कॉमोडिटी वाली करेंसी, सुन रहे हैं आप लोग, अगर कौन सी वाली करेंसी, जो डॉलर है, उसके बारे में जानना है कि वो एप्रिशिएट हो रही है या क्या हो रही है, तो यही तो आपने किया है। इसी से फॉर्मूला बना देती हूँ। ये 62 कौन सा रेट था बॉस? एवरीबॉडी बताइए। फॉरवर्ड रेट माइनस ये क्या था? अपॉन इंटू 12 अपॉन जितने मंथ्स का ही है। लेकिन इससे खाली कौन सी करेंसी के बारे में पता चल पाएगा? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं अब 2 चीजें पूछूंगी, दिखाऊंगी आपको, पहले पूछ लेती हूँ। अगर डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब रुपया क्या हो रहा है, वो मैं भी दिखाती हूँ। प्लस डॉलर कितने प्रतिशत से एप्रिशिएट हो रहा है, तो रुपया कितने प्रतिशत से डेप्रिशिएट हो रहा होगा? सेम नहीं, यही दिखाना है। एप्रिसिएशन जितनी प्रतिशत से है उतने प्रतिशत से रुपया डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, वो मैं प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। और रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है ये दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए रुपये को पहले क्या बनाना पड़ेगा? कॉमोडिटी एक्सचेंज रेट को उल्टा करना पड़ेगा। 1 वे कोड है ना ये, है ना, ये तो फॉरवर्ड है ना। तो अभी लिखना इसको, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, जरा देखें इसको उल्टा करें। ₹50 पर डॉलर को ऐसे सकते हैं, डॉलर 1 अपॉन, सॉल्व मत करो, डॉलर 1 अपॉन, डेसिमल्स में लिखोगे तो प्रूव नहीं कर पाऊंगी। ये एक्सचेंज रेट को उल्टा कर दिया ना मैंने। 1 अपॉन डायरेक्ट कोड को अगर उल्टा करना हो, इनडायरेक्ट करना, तो 1 अपॉन 50 एंड 1 अपॉन क्या? 62। अब मुझे जानना है, अब रुपया मेरा क्या बन गया? कॉमोडिटी। और मैंने अभी आपको सिखाया था कॉमोडिटी के बारे में जानना हो कि वो क्या कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है या क्या कर रही है, तो उसका बेस्ट तरीका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सीखा था अभी आपने? F माइनस एस डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, तो वही लिख रही हूं। और ये स्पॉट रेट था, और ये कौन सा रेट था? F माइनस एस अपॉन स्पॉट रेट इंटू 100 इंटू 12 बाय फॉरवर्ड रेट क्या दे रखा है? 1 अपॉन, माइनस स्पॉट रेट क्या दे रखा है? 1 अपॉन स्पॉट रेट क्या है? इंटू 100 इंटू 12 बाय 9। एनी प्रॉब्लम? आइए जरा एलसीएम बोल ले, एलसीएम ले ले इसका। 50 माइनस 62 अपॉन 62 इंटू 50, ये डिवाइड हो रहा है तो यहां पे ऐसे करके लिख सकती हूँ, 50 कट गया, 50 माइनस 12 कीजिए कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय इंटू, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, कितना? 25.81 माइनस में आ रहा होगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। माइनस मतलब करेंसी क्या हो रही है? डेप्रीशिएट। माइनस 25.81 प्रतिशत से करेंसी क्या हो रही है? डेप्रीशिएट, जबकि दूसरी करेंसी क्या हो रही थी? से एप्रिशिएट। अब एक सेकेंड, क्या आप चाहते हैं, आपके पास चॉइस छोड़ रही हूं मैं, क्या आप चाहते हैं मेघाली, देखो क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा, एक सेकेंड, हाँ जी सुनिए, देखिए जरा प्लीज, देखो देखो देखो, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एप्रिशिएशन कितने प्रतिशत से और डेप्रिसिएशन, तो आपको दोनों करेंसी का बताना पड़ेगा। एक करेंसी एप्रिशिएट, दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो रही होती है? डेप्रिशिएट। सेम परसेंटेज से नहीं होती। डॉलर का निकालना आसान था क्योंकि वो ऑलरेडी क्या था? रुपए को पहले क्या बनाना पड़ा, फिर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ा। एक और सोल्यूशन भी है, अगर आप चाहते हैं प्राइस वाली करेंसी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट कितनी हो रही है, तो फॉर्मूला बदल सकते हैं आप। मतलब अगर आप चाहते हैं, या तो आप एक्सचेंज रेट को बदलें और रुपए को क्या बनाएं,
या एक और ऑप्शन भी है आपका ओरिजिनल, यही रेट, इसमें डॉलर क्या था आपका। आप चाहें तो रुपीस के बारे में भी जान सकते हैं, जो कौन सा रोल प्ले कर रही है, प्राइस वाली करेंसी के बारे में जानना हो कि वो एप्रिशिएट हो रही है या क्या हो रही है। अच्छा पहले तो यहां पे भी एक चीज देख लीजिए आप, ये निकल के कितना आ रहा था पहले बताएंगे, डेसिमल्स में कितना आ रहा है, डॉलर 0 पॉइंट पर रुपी, और ये कितना आ रहा है 16। यहां पे देखिए जरा, रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, जो रुपया इतने डॉलर्स का है वो आने वाले वक्त में 02 से 01 पे आ गया है, आने वाले वक्त में रुपया क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो ये तो देखने के लिए था, ठीक है। अच्छा वैसे वापस आते हैं, प्राइस वाली करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या क्या हो रही है, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट मत बदलो, फॉर्मूला चेंज कर दो। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था आपका, सब बोलो, F माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12/m। अब जहां F है वहां S कर दो, और जहां S है वहां क्या कर दीजिए F। मतलब यहां से अगर देख के लिखूं मैं, दिख रहा है आप लोगों को, तो फॉर्मूला उल्टा क्या हो जाएगा, S माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12/m। लेट अस सी कि क्या वही फिगर आती है 25.81 जो निकल के आया था हमारा नेगेटिव में। देखते हैं जरा, ये ओरिजिनल फिगर्स थी ना, ओरिजिनल था रेट, देखिए जरा, जिसमें डॉलर कॉमोडिटी और रुपया क्या है प्राइस, हम रुपए के बारे में जा रहे हैं। स्पॉट रेट क्या दे रखा है माइनस फॉरवर्ड रेट, तो -12 तो आ ही गया, अपॉन इंटू इंटू, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले पेज में जब मैंने -25.8 निकाला था तो यही फिगर्स थी, -12 अपॉन 62 इंटू 100 इंटू 12 बाय क्या, तो -25 पॉइंट क्या आ गया था। अब आप क्या करना पसंद करेंगे, क्या एक्सचेंज रेट उल्टा करना पसंद करेंगे या फॉर्मूला ही बदलना चाहेंगे, वो तो मुझे पता था, फॉर्मूला ही बदलना चाहेंगे, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखवाऊं कि कमोडिटी वाली करेंसी का चेक करना हो तो ये फॉर्मूला है, और प्राइस वाली करेंसी का चेक करना हो तो, लेकिन एक और चीज, सीधी नजरों से मतलब कि, क्योंकि अब आप एक्सचेंज रेट नहीं बदल रहे, अब आप एक्सचेंज रेट, तो ये कहना तो बहुत आसान होता है देखकर कि हाँ हाँ डॉलर महंगे हो रहे हैं, पर अगर मैं डॉलर की जगह आपसे किसका पूछ रही होती, तो ये मत बोलना ना रुपया महंगा हो रहा है, रुपया महंगा नहीं हो रहा है, ज्यादा रुपया दे के भी अब कम उतना ही डॉलर मिल रहा है, तो रुपया क्या हो रहा है वो दिखता नहीं है। जब मैंने एक्सचेंज रेट उल्टा किया तब दिखा कि रुपया भी क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो कई बार ना, मैंने आज जैसे एक दूसरे बैच में पढ़ाया, तो ना वो एक लड़की अटकी गई, मैम रुपया सस्ता कहाँ हो रहा है, वो डेसिमल्स में था, रुपया सस्ता कहाँ, रुपया महंगा हो रहा है, वो ये देख रही है 50 से रुपया कितने पे आ गया। अरे रुपया 50 से 62 में रुपया महंगा नहीं हो रहा, डॉलर जो 50 का था वो कितने पे आ गया है। वो बाबा मुझसे फिर बहस, मैंने कहा देखो पहली क्लास में पढ़ाया था, अब वो 5वीं क्लास में जाके मैं कुछ फ्यूचर करेंसी फ्यूचर्स पढ़ा रही थी, उसको नहीं याद आ रहा था। तो कहने का मतलब है, फिर टोक देती हूँ मैं आज आपको कि ये डॉलर्स को दिखाने का रेट है, रुपए का रेट ये नहीं है। तो यहां से देख के रुपए का समझ नहीं आता है कि रुपया महंगा हो रहा है या क्या हो रहा है, इतना तो समझ सकते हो कि अगर ये डॉलर महंगा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रुपया क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसे कॉपी करेंगे आप, पहले ये कॉपी कीजिए, ये फर्स्ट पेज है, ये जो फॉरवर्ड रेट दे रखे हैं ये क्या सच में 9 महीने बाद का रेट है या ये अभी से जो रेट तय हुआ था वो है।
अभी से जो तय हुआ था, 9 महीने बाद हो सकता है ये रेट ना हो, एक्चुअल में स्पॉट रेट उस दिन कुछ और चल रहा हो, पर अंदाजा तो यही होगा ना आसपास होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट हवा में नहीं बदलते हैं, उसके पीछे के कारण है, ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। बैंक कैसे डिटरमाइन कर लेती है कि हाँ भाई 9 महीने बाद ये रेट देना है या वो रेट देना है, फलाना रेट देना है, वो सब पढ़ना है। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना कोई करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो उसको और शब्दों से भी जाहिर किया जाता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि जैसे इस केस में डॉलर क्या कर रहा था, तो हम ऐसे भी बोलते हैं डॉलर इज गोइंग टू सेल एट प्रीमियम, गोइंग टू सेल एट। और जब हम लोग ये बोलते हैं ना रुपया क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है, तो कई बार हम ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं रुपया इज गोइंग टू सेल एट डिस्काउंट, गोइंग टू सेल एट क्या डिस्काउंट, आने वाले वक्त में रुपया सस्ता हो रहा है, या हम चीप भी बोलते हैं, सस्ता हो रहा है। और हिंदी में बोलते हैं रुपया टूट रहा है। अब आजकल रुपया टूट रहा है या बढ़ रहा है? डॉलर महंगा होता जा रहा है तो ऑटोमेटिक, डॉलर रुपए की बात करूं अगर मैं, तो डॉलर अगर महंगा होता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली रुपया क्या होता जा रहा है, सस्ता। तो वो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हटा दें इसको, दूसरा शीट लगा रही हूं मैं। जहां हमने एक्सचेंज रेट को, नहीं ये भी नहीं था, यही था, जहां हमने रुपी को क्या बनाया, कॉमोडिटी। ओरिजिनली ये रेट था ना, रुपया 50 पर डॉलर था, और दूसरा था ₹62 पर डॉलर। इसको कन्वर्ट करके डॉलर पर रुपी किया। इसके बाद हमने कॉमोडिटी को चेक किया कि वो अप्रिशिएट कर रही है या नहीं कर रही, रुपीज अब कॉमोडिटी हो गया ना इस केस में। कॉपी कीजिए इसको। कर लिया आप लोगों ने कॉपी? अब इसके बाद एक और शीट है जिसमें मैंने कहा था कॉमोडिटी को रुपया बनाने के बजाय फॉर्मूला ही क्या कर दो। क्या हुआ? लिख लिखो। ये अभी वही शीट लगाई है मैंने, लिख लो पहले।
लिख लिया? हटा दूं? इसके बाद मैंने कहा था कॉमोडिटी को, रुपए को कॉमोडिटी बनाने के बजाय फॉर्मूला ही क्या कर दो, चेंज द फॉर्मूला। सीधा ओरिजिनल जो दे रखी है फिगर्स उन्हीं का इस्तेमाल करके आप सॉल्व करें। इसे कॉपी कर लीजिए। अब जितना पढ़ाया एप्रिसिएशन और क्या डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, उसका एक छोटा मिनी क्वेश्चन कर लेते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर। आइए जरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर निकालिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए जरा, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 10। दीज आर ऑल बेबी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ाया, बेसिक कंसेप्ट तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपके पेपर में आने वाला है नहीं, लेकिन इसके बाद जो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ाऊंगी उसका हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन आता है, ठीक है। करें शुरू। फॉर एग्जाम्पल पढ़े, फॉर एग्जाम्पल AB कॉर्पोरेशन एंटर्स इनटू अ क्या, टू बाय क्या 3 months फ्रॉम क्या एंड नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना है, रुको मैं गलत क्वेश्चन पे ले आई आपको। आप आइए, वो दूसरा कंसेप्ट है उस पर भी जा रहे हैं हम लोग। इस पे आइए, कंसेप्ट प्रॉब्लम नंबर 13 पे आइए जरा। देखिए जरा, द स्पॉट रेट ऑफ क्या INR पर क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज हाउ मच। स्पॉट रेट क्या दे रखा है, स्पॉट रेट दे रखा है आपको ₹55 पर क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड 3 month फॉरवर्ड रेट इज हाउ मच। 3 महीने आगे का अगर आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बैंक आज की तारीख में क्या रेट दे रहा है, 55.50 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो, विच करेंसी इज क्या एंड विच इज क्या, बता देंगे अभी कौन सा। विच करेंसी इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट एंड विच इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। वही एप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, प्रीमियम, और डेप्रिसिएशन को डिस्काउंट। विच करेंसी इज मोर एक्सपेंसिव, वही जो एप्रिशिएट हो रही है। कंपेयर द क्या, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो निकाल देते हैं। फिलहाल अपनी खुली आंखों से देख के बताइए कौन सी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। खुली आंखों से तो सिर्फ कॉमोडिटी ही दिख सकता है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 का आने वाले वक्त में, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या हो रहा है, एप्रिशिएट। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज क्या, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, गोइंग टू
ट्रेड एट प्रीमियम, और आप चाहें तो एनुअलाइज परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, एनुअलाइज परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन कितना, क्या फॉर्मूला सिखाया है कॉमोडिटी वाली करेंसी के लिए, एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12 बाय मंथ्स। फॉरवर्ड रेट क्या दे रखा है 55.50 माइनस 55 अपॉन 55 इंटू 100 इंटू 12 बाय कितने मंथ्स का था ये रेट, कितना आएगा ये 0.50 पॉजिटिव में ही आ रहा है, माइनस में तो नहीं आ रहा ना, एप्रिसिएशन विल कम इन पॉजिटिव ओनली, कितना आ रहा है 3.64% क्या है एप्रिसिएशन। अब ऑटोमेटिकली कंक्लूजन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपया क्या हो रहा होगा, तो पहले लिखेंगे रुपया इज क्या, या गोइंग टू ट्रेड एट डिस्काउंट। क्या आप एक्सचेंज रेट बदलना चाहेंगे या फॉर्मूला ही, तो फॉर्मूला बताइए, प्राइस वाली करेंसी को जानना हो, प्राइस वाली करेंसी के बारे में जानना हो आपको कि वो एप्रिशिएट कर रही है या क्या कर रही है, एप्रिसिएशन जानना है या क्या जानना है आपको, तो कैसे जानोगे, क्या फॉर्मूला सिखाया है मैंने, फॉर्मूला उल्टा कीजिए, एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12 बाय मंथ्स। कोई दिक्कत किसी को, तो जरा बताइए कितने, स्पॉट रेट क्या है, यही रेट जो ऊपर दे रखे थे मैंने, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट क्या है 55 एंड फॉरवर्ड रेट इज 55 पॉइंट, सो 50 माइनस 55 माइनस 55.50 नेगेटिव में आ गया ना, अपॉन फॉरवर्ड रेट 55.50 इंटू 100 इंटू 12 बाय 3, कितना आ रहा है ये डिफरेंस, माइनस 0.50 अपॉन 55.50 इंटू 100 इंटू 12 बाय 3, माइनस 3.6, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आ रहा है सेम, क्योंकि जो बेस जिससे डिवाइड करो वो बदल गया ना, यहाँ पे यहाँ 55 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 55 पॉइंट, फिगर ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा कम डिफरेंस आ रहा है, सो रुपए इज डेप्रिशिएटिंग बाय 3.60%। और जब वर्ड डेप्रिशिएट बोलो तो माइनस मत बोलना, ठीक है ना, कॉपी कीजिए इसको। अब ना मैं जो बताना एक चीज बोलना चाहती हूँ, लिखते रहिए, मैम ये तो पेपर में कुछ आएगा नहीं, सच में पेपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आज ही का एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं, मुझे उस क्वेश्चन को समझाने में, करेंसी फ्यूचर्स पढ़ा रही थी मैं, उसमें लिखा था आने वाले वक्त में सिंगापुर डॉलर्स महंगे होने वाले हैं और दूसरी करेंसी थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो सस्ते होने वाले हैं, ये लिखा था, बस ये लिखा था, तो हमें उसके बेसिस पे करेंसी फ्यूचर्स में एंटर करना था। करेंसी फ्यूचर बच्चों को समझ आ गया, मैम इस लाइन से ये करेंसी क्या बदलेगी, फ्यूचर में क्या बदलेगी, और ये जो सबसे बेसिक चीज थी उसी पे हमने 15 मिनट बहस करी है। और मुझे भी पता है कि वो लड़की ना ऐसा नहीं कि बहुत सेटिस्फाई होकर गई हो, और करेंसी फ्यूचर समझ आ गया उसको, और सबको आ गया, लेकिन जो समझ नहीं आया वो एप्रिसिएट, अभी आपको जितना सिंपल लग रहा है ना, वो सिंपल इसको देख के लगता है। थोड़े समय के बाद जब मैं बोलूंगी ना देखो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, मैम रुपया डेप्रिशिएट कहाँ हो रहा है, रुपया तो 55 से 55.50 आ रहा है, ये बहस होती है मेरे से, तब मन करता है कि उसको दो लगाऊं या अपना सर पकड़ूं, क्योंकि ये 55 से 55.50 किसके लिए हो रहा है, किसका दाम हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया डॉलर्स का हो रहा है, ना कि किसका हो रहा है, ये बात याद रहेगी आपको। मैं बार बार इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आज ही फेस करी है क्लास में, 15 मिनट्स वेस्ट हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है छतर भाई, ठीक याद रहेगा, गुड, कॉपी कर लीजिए।
अगर आप एक्सचेंज रुपये को क्या बना देते हो, कॉमोडिटी बना देते हो, तो फिर रुपया कॉमोडिटी बन गया। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का आपने पता लगाया है, ऐसे रुपये का पता लगा रहे हो, तो फिर एफ माइनस एस, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, एफ माइनस एस अपॉन एस, ठीक है ना, और आएगा वही फिगर जो अभी निकाली हमने, ठीक है, कर रही हूं। Which currency is more expensive? Obviously, Australian dollar is appreciating. It is getting more expensive. 55 की जगह कितना हो रहा है, 55.50। तो जो करेंसी अप्रिशिएट कर रही होती है वही, तो यहीं पे लिख दो ना, इट इज बिकमिंग मोर, इट इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पढ़ते हैं।